हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से कर रहे होंगे, बिल्कुल भी समय गंवाए बिना। तो मैं आपका टीचर अमित। आज शिक्षण कौशल जो हमारा एक टॉपिक था 10 नंबर का, उसमें एक सोच शिक्षण का भी टॉपिक है, ये आज मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। और इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भी शिक्षाएँ व्यवस्था थी हमारे पुराने समय में, आधुनिक समय में, वैदिक काल में, उन सब के बारे में कल से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बस ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म हो जाए उसके बाद कल से हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। जैसे कि थंबनेल में आप देख ही रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। सबको पता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। एक ऐसी शिक्षण की व्यवस्था है जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश की जाती है। इसमें सब कुछ मेजरमेंट किया जाता है, टीचर के भी स्किल का पता लगाया जाता है, ठीक है, उसके पेशेंस का पता लगाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का इसमें पता लग जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। तो डेफिनेशन देख लें क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक छोटा रूप है। सीधी सी बात है कि सूक्ष्म शिक्षण नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये क्या है, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो मतलब छोटा, और जैसे ही छोटे का नाम आया उसका मतलब है कि ये शिक्षण प्रक्रिया का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका क्या है, एक छोटा रूप है, एक माइक्रो प्रोसेस समझ लीजिए, एक तरीके का है। ठीक, ये सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, एक छोटा या लघु रूप होता है। अच्छा, कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके जनक के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, या उस चीज़ का प्रतिपादन किसने किया है, उस चीज़ का आविष्कार किसने किया है। तो हो सकता है आपसे पूरी सारी चीज़ें एग्जाम में ना पूछ करके सीधे से सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसके लिए हम लेकर के आए कि इसका शिक्षण का जनक कौन था। वो एलन थे। कौन थे वो? एलन थे। इनकी एक बुक भी लिखी हुई है, इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम क्या है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है, माइक्रो टीचिंग। इन्हीं के द्वारा, एलन के द्वारा ही लिखी गई है, और एलन ही जो है वो क्या है, इस माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कब आया है? सबसे बड़ी बात है कि ये इसका विकास कहाँ हुआ है। तो इसका विकास हुआ था अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कहां पे? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, 1961 ईस्वी में। कब? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 को इसका समझ लीजिए शुरुआत हुई थी। ठीक, किसके द्वारा? एलन के द्वारा। अच्छा, बाहर हुआ था तो भारत में भी होगा, क्योंकि हम लोग भारत में भी पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग। तो भारत में किसने किया? तो भारत में डॉक्टर डीडी तिवारी। भारत में किसने किया है? डॉक्टर डीडी तिवारी ने इस विधि का प्रयोग किया है। तो दो तीन चीजें हमारे सामने आई। पहली चीज कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण है क्या है, यह शिक्षण प्रक्रिया का एक छोटा या लघु रूप है। इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता जो है वो एलन को माना जाता है। तीसरी चीज कि एलन की सूक्ष्म शिक्षण पे कौन सी पुस्तक है, तो उनकी पुस्तक है माइक्रो टीचिंग। चौथी चीज कि भारत में इसका जन्मदाता कौन है, इसका प्रयोग किसने किया, तो भारत में डॉक्टर डीडी तिवारी ने इस विधि का आविष्कार किया या प्रयोग किया। ठीक है, और सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में इसका शुरुआत की गई थी। ठीक, अब एलन की डेफिनेशन भी है, क्या है? सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है। ध्यान से देखिए क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो सभी प्रकार के शिक्षण संबंधी प्रक्रियाओं या क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये एलन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। ठीक है,
फिर बीएम शोर के अनुसार भी एक डेफिनेशन है, बीएम शोर के अनुसार भी एक डेफिनेशन है, वो क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। इनका कहना था कि जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है? कम अवधि, मतलब कम टाइम, लेस टाइमिंग, कम छात्रों, लेस स्टूडेंट, एंड कम शिक्षण क्रियाओं, मतलब लेस टीचिंग प्रोसेस के द्वारा इसमें काम होता है। ठीक है, शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि कम अवधि, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली ये प्रविधि है, और इसी प्रकार से ये कार्य करती है सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका। तो ये डेफिनेशन में पूछ सकता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि बीएम शोर के अनुसार किसके द्वारा ये कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीएम शोर के अनुसार ये कहा गया है। ठीक, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें सिर्फ बहुत छोटा सा टॉपिक है और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल में क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है, सूक्ष्म शिक्षण का जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है? वो 45 मिनट की होती है। ध्यान कर लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का जो समय चक्र है वो 45 मिनट का होता है। ठीक, और भारत में कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है वो कितना होता है? 45 मिनट का होता है। ध्यान रखिएगा, भारत के और अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अंतरराष्ट्रीय में 45 का होता है और भारत में इसका समय चक्र 36 मिनट का होता है, 36 मिनट का। प्रोसेस कैसे करता है ये? सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करवाता है, फिर वो शिक्षण करते हैं, फिर शिक्षकों एवं बच्चों से प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक लिया जाता है बच्चों से। उसके बाद यह प्रक्रिया दोबारा कराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को ही सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। इसको पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। समझ गए आप? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। यह है हमारा सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। तो सबसे पहले यहां पे क्या बनाया जाता है? पाठ योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पाठ योजना। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं इधर, ये क्या बनता है? फिर शिक्षण होता है। ये शिक्षण होता है। फिर यहां पे क्या होता है? प्रतिपुष्टि होती है। फिर आपका पुनः नियोजन होता है। पुनः नियोजन, फिर आपका पुनः शिक्षण, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? प्रतिपुष्टि, फिर इस तरह से जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये एक प्रोसेस होता है, इसमें इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, अब इनकी टाइमिंग का भी ध्यान दे लीजिए। शिक्षण समय क्या होता है? 6 मिनट का होता है। ये कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का होता है। ये कितने मिनट का होता है? प्रतिपुष्टि कितने मिनट की होती है? ये भी 6 मिनट की। प्रतिपुष्टि या ये हो गया, पुनः नियोजन हो गया आपका 12 मिनट का। इसके बाद पुनः शिक्षण जो आपका हो गया वो कितने का हो गया? 6 मिनट का। और फिर ये कितने मिनट का हो गया? ये भी 6 मिनट का हो गया। तो देखिए 6 6 12 12 12 24 24 6 30 और 30 6 36। तो इसका मतलब ये पूरा टोटल जो होता है वो कितने का होता है? 36 मिनट का। कितने मिनट का? 36 मिनट का होता है ये आपका पूरा
प्रोसेस जो है सूक्ष्म शिक्षण का पूरा प्रोसेस कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। पहले पाठ्य योजना बनेगी, नियोजन होगा, फिर शिक्षण 6 मिनट का होगा, प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होगी, पुनः नियोजन 12 मिनट का होगा, पुनः शिक्षण 6 मिनट का होगा और पुनः प्रतिपुष्टि जो है वो कितने की होगी? 6 मिनट की होगी। तो ये पूरा प्रोसेस मिलकर के कितनी देर का है? 36 मिनट का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आपसे इसी में से एग्जाम में से डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि भाई प्रतिपुष्टि कितने मिनट की होती है, पुनः प्रतिपुष्टि कितने मिनट की होती है, शिक्षण कितने मिनट का होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये उसी के सोपान हैं। ये यहाँ पे अलग से भी मैंने लिख दिया है आपके लिए कि क्या है? सूक्ष्म शिक्षण और उसका समय कितने मिनट का है? भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का है। ध्यान रखिएगा किसमें? भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कितने मिनट का है? 36 मिनट का होता है। ठीक है, जो सोपान हमने पढ़े थे उसी में क्या है? विशिष्ट कौशलों का चयन करना, कौशल का प्रदर्शन करना। ठीक है, ये विशिष्ट कौशल सोपान में आ जाएगा। कौशलों का प्रदर्शन, लघु पाठ योजनाओं का निर्माण, छोटे समूह का शिक्षण, पृष्ठ पोषण या प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं इसको, फिर पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन। जो मैंने आपको वहां पे बताया है सोपान, ये वही सोपान है। ठीक है, जो मैंने अभी 6 मिनट 12 मिनट वाले बताए हैं, ये वही सोपान है। ठीक, फिर इसकी उपयोगिता क्या है? सबसे बड़ी बात आती है कि किसी भी चीज की, कोई भी चीज हो, चाहे वो वस्तु हो, कोई टॉपिक हो, कुछ भी क्रिया हो, हर एक चीज का कोई ना कोई एक विशिष्ट या स्पेसिफिक एम होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है। अब देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है या क्या उपयोगिता है। पहली चीज है कि इससे छात्राध्यापक में, मतलब टीचर में क्या होता है? आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अगला क्या होता है? शिक्षक के कौशलों में क्या आती है? निपुणता आती है। कैसे आती है बताता हूं। जो भी गलतियां शिक्षण में हो गई हैं, पहले जो सोपान चल रहे हैं उसमें पहले कोई गलती हुई तो उसका फीडबैक आपको मिलेगा, तो उससे आप क्या करेंगे? उसको फिर दूर करने का पूरा मौका मिलता है। अब इस एक पूरी चीज से क्या हो जाएगा? शिक्षण के कौशलों में, शिक्षक के कौशलों में क्या आएगी? निपुणता आएगी कि जो भी गलतियां होती हैं उससे आदमी सीखता है, शिक्षक भी सीखता है। तो इसमें जो भी गलतियां शिक्षण में हुई हैं उसको फिर से दूर करने का पूरा मौका मिलता है, जिससे टीचर को ही फायदा होता है। शिक्षण को उसी समय प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। शिक्षक को उसी समय प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है, मतलब उसी वक्त जो होता है वो क्या मिल जाता है? उसको फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, उसी समय क्या मिल जाता है? फीडबैक मिल जाता है। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ती है। जो प्रशिक्षण की, जो भी शिक्षण प्रशिक्षण किया जा रहा है उसकी क्या होती है? गुणवत्ता भी बढ़ती है। सूक्ष्म शिक्षण की मदद से शिक्षक कम समय में अधिक सिखा पाता है। क्या कर पाता है? अधिक सीख पाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मदद से शिक्षक कम समय में अधिक सीख पाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की ये सारे फायदे हैं, ये सारी उपयोगिता है। एक और आखिरी में बचा होगा, इससे एक कुशल एवं उत्तम शिक्षक का निर्माण होता है। क्या होता है? एक कुशल एवं उत्तम शिक्षक का निर्माण होता है। तो ये इसकी उपयोगिता है, टीचर्स के लिए ही होता है ये, और टीचर को ही इससे पूरा बेनिफिट मिलता है, पूरा फायदा मिलता है अपने शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने में, अपने कौशलों को सुधारने में। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, शिक्षक के कौशलों में निपुणता आती है, जो भी गलतियां शिक्षण में हुई हैं उसको फिर से दूर करने का एक मौका फिर मिलता है। शिक्षक को उसी समय प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है, इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ती है। सूक्ष्म शिक्षण की मदद से शिक्षक कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं और इससे एक कुशल और उत्तम शिक्षक का निर्माण होता है। तो आज हमने देख लिया सूक्ष्म शिक्षण। इसमें एक बार और मैं आपको बताया दे रहा हूं कि ये क्या है? एक छोटा रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन को माना जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक
एलन को माना जाता है। एलन के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई है किस पे? सूक्ष्म शिक्षण पे, जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है एलन के द्वारा। ठीक है। भारत में डॉक्टर डी तिवारी ने इस विधि का प्रयोग किया। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में किसने इसका प्रयोग किया? तो भारत में डॉक्टर डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया। पहली बार कहाँ हुआ? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में इसकी शुरुआत हुई। एलन ने क्या कहा? इसमें बहुत सारी 4-5 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। ठीक। एलन के अनुसार क्या है? सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार के शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। तो यही इंपॉर्टेंट है इतना। और बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि डेफिनेशंस कौन सी है बीएम श्योर के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का समय चक्र क्या है? तो समय चक्र होता है 45 मिनट, मतलब 45 मिनट। ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपको भारतीय प्रतिमान पता है कि भारतीय प्रतिमान में शिक्षण कौशल का टाइम क्या होता है, लेकिन आपसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान में पूछ ले तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये 45 मिनट का होता है। ठीक है। और भारत में ये 36 मिनट का होता है। पाठ नियोजन बनाया जाता है। शिक्षण होता है 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की, पुनः नियोजन होता है 12 मिनट का, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि जो होती है वो 6 मिनट की होती है। और सब कुछ मिला करके कितने देर का समय लेता है? ये लेता है 36 मिनट या 36 मिनट। ठीक। बस। अब बाकी सोपान है जो आपको शॉर्ट में बताया, वो ऐसे लिख के बता दिया। तो ये हो गया आज हमारा टॉपिक खत्म। और कल से जो है हम भारतीय प्रतिमान में शिक्षण व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, आज का कंटेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो हमारे पूरी टीम को अपना फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। जो कुछ नेगेटिव लगता है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सभी मिलने जुलने वाले में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।